खासतौर पर सभी आदिवासी बहनों भाइयों का मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मंच पर जो हमारे मेहमान विराजे हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजया आई जी, आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय कनकमल कटारा जी और हमारे इस क्षेत्र के सभी सम्मानित विधायकगण और सभी प्रमुख नेतागण, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन सबके सम्मान में जोरदार तालियों से मंच का सम्मान करें। मैंने अमित शाह जी के आगमन को गौरवपूर्ण इसलिए बताया है कि गौरव का अर्थ, शौर्य का अर्थ, स्वाभिमान का अर्थ ये मेवाड़ की जनता से ज्यादा कौन जानता होगा। केवल देश नहीं, दुनिया का इतिहास गवाह है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने जिस तरीके से मुगलों से लड़ाई लड़ी और इस मेवाड़ की माटी का सर नहीं झुकने दिया, जिन राणा कुंजा ने अपनी शौर्य और पराक्रम के बूते पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जिस वीर भामाशाह ने अपनी संपत्ति को स्वाभिमान की लड़ाई के लिए न्यौछावर कर दिया, इसलिए ये पवित्र भूमि केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। लोग इस पवित्र भूमि के दर्शन करने आते हैं। इसलिए मैं मेवाड़ के सभी जोशीले किसान सरदारों से, आदिवासी बहनों भाइयों से यही आग्रह करने आया कि जो शख्स गृह मंत्री के रूप में इस समय है, उन्होंने वैसी दृढ़ता दिखाई, क्योंकि इस देश में कश्मीर की उस जगह पर तिरंगा जलाया जाता था। जब तिरंगा जलता था तो हमारे किसी आदिवासी भाई का दिल जलता था। चौपाल पर यह चर्चा होती थी, राणा प्रताप जी ने तो संघर्ष किया, लेकिन क्या इस देश के तिरंगे के मान के लिए कोई ऐसा कानून बनेगा, कोई इस तरीके का सरकार आएगी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 370 को खत्म करेगा, तिरंगे को सम्मान देगा। मित्रों, बहनों और भाइयों, आपने देखा संसद में अमित शाह जी के उस भाषण को, जिन्होंने कहा कि हम तिरंगे का मान करेंगे, संविधान का मान करेंगे और 370 धारा को खत्म करके शहीदों की शहादत का मान किया, तिरंगे का सम्मान किया। और इसलिए वीरता का, शौर्य का पराक्रम, इसका इतिहास मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाई, मैं लगभग 40 वर्षों से राजनीति में हूं। एक वो अवसर था जब हमारा आदिवासी भाई केरोसिन को तरसता था, जब हमारा आदिवासी भाई रोशनी को तरसता था। लेकिन आज जिस कारण हम लोग इकट्ठे हुए हैं, देश में दुनिया के नायक, जिन्होंने भारत की साख को दुनिया में ऊंचा किया है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। ये 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हैं। और इसलिए मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि जिस पार्टी के नेता ने उन आदिवासी बहनों भाइयों की झोपड़ियों तक सौभाग्य योजना से, दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना से रोशनी का लड्डू जलाया है। और केवल एक जगह ऐसे 18,000 गांव में वो गांव रोशन किए हैं। मैं केरोसिन का जिक्र इसलिए करता था, ये जद्दोजहद होती है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज आदिवासी बहन और भाई उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं। हम कभी सुनते थे इंदिरा आवास की योजना चलती थी, आदिवासी भाई के जूते गिर जाते थे, चप्पल गिर जाती थी, इतना भ्रष्टाचार होता था कि उसको मकान को दूर, मकान के सपने लेना भी मुश्किल होता था। लेकिन आज मुझे गौरव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी राजस्थान की धरती पर उन आदिवासी बहनों भाइयों को मिलाकर राजस्थान के बासिंदों को
20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है और उसके जरिए लोगों को मकान मिला, 25 मिली। ऐसे हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को सहूलियत मिली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम अपने गुरु महाराज को पूछते हैं, स्वाधीनता सेनानियों को पूछते हैं, महापुरुषों को पूछते हैं। मैं आप सबकी तरफ से मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन आदिवासी बहनों भाइयों के लिए जल, जंगल और जमीन का संघर्ष भगवान बिरसा मुंडा ने किया, उन बिरसा मुंडा जी की जयंती को राष्ट्रीय गौरव दिन घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस में मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का उदयपुर की जनता की तरफ से आप सब लोग जोरदार अभिनंदन करें, तालियां बजाकर। आदिवासी बहनों भाइयों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय गौरव दिन घोषित किया, लेकिन आदिवासी बहनों भाइयों का जीवन आगे बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, और इससे हिंदुस्तान की जितनी तमाम सरकारें आई, उनके बजट का छोटा पैसा होता था। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे आदिवासी बहनों भाइयों की खुशी के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए 87,000 करोड़ का प्रावधान मोदी सरकार ने आदिवासी बहनों भाइयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया। आदिवासी बच्चे पढ़े, क्योंकि यदि ईश्वर के नजदीक कोई समाज है, प्रकृति के नजदीक कोई समाज है, हमारा जनजाति समाज है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा और संरक्षण, उसके लिए अपने जीवन के प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होता है। उस आदिवासी का बेटा, आदिवासी की बेटी पढ़ लिख कर इस समाज के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करे, प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि देश की मोदी सरकार ने उन जनजाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 2,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रावधान किया। और इसलिए मैं देखता हूं किस तरीके से आदिवासी बच्चियां स्कूलों में जाती हुई दिखती है। और इसलिए जितनी योजनाएं इस सरकार की रही, वो चाहे जन धन हो, मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, देश के प्रधानमंत्री हुए, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन आदिवासी के घर तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां जाते हैं किसी को ऐसा पता नहीं था। लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, 1 पैसे, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे पड़ा। एक आदिवासी भाई के मजदूरी की कमाई, छात्रवृत्ति, दिव्यांग की पेंशन, विधवा की पेंशन, मजदूर की पेंशन, उसके लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, भ्रष्टाचार का तांडव होता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 47,000 करोड़ खाते खुले, हमारे आदिवासी भाइयों के हक का पैसा, पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में जमा होता है। ये देश के प्रधानमंत्री का आदिवासियों के प्रति समर्पण है। मैंने जैसे कहा आपको, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए, ये तमाम वो योजनाएं थी जन जन के जरिए, जिसके जरिए आदिवासी बहनों भाइयों का जीवन बदला। इस पूरे मेवाड़ अंचल में जिस तरीके से हम हाईवे का विस्तार देखते हैं, जिस तरीके से हम रेलवे के कनेक्टिविटी को देखते हैं, पिछली बार प्रधानमंत्री जी गोविंद गुरु के धाम बांसवाड़ा पधारे थे, मानगढ़ आए। यहाँ से हमारे सांसद कनकमल कटारा जी ने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि डूंगरपुर के आदिवासी बहनों भाइयों को सहूलियत के लिए, रोजगार के लिए, इलाज के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने बिना विलंब किए उस रेलगाड़ी को अहमदाबाद तक जोड़ा। आदिवासी बहन भाई 2 रुपए के किराए में अहमदाबाद चले जाते। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उनकी सोच आप सबके कल्याण को समर्पित है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी योजना जिसमें 36 कौम के लोग लाभ लेते हैं,
यहाँ बड़ी संख्या में स्वर्ण भाई भी होंगे। इस देश में स्वर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण एक लंबी मांग थी, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आरक्षण की वो मांग पूरी हुई और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो भी समाज की मुख्य धारा में आने शुरू हो गए। ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा मिला और उससे ओबीसी के लोगों का जीवन बदला। जो किसान भाई जो छोटी खेती करते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले की है। मैं प्रतापगढ़ से गुजर रहा था, रास्ते में एक आदिवासी भाई के खेत पे रुका। मैंने उसको पूछा कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए आपके खाते में भेजते हो, मिलते हैं कि नहीं मिलते? उस आदिवासी किसान ने कहा कि मिलते हैं। मैंने मजाक करी कि 6,000 रुपए में क्या होता होगा। उस आदिवासी किसान भाई ने मुझे देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले बाबूजी आपका नहीं होता होगा, मेरा ठीक ठाक होता है, क्योंकि मुझे यही 6,000 रुपए साहूकार से लेने पड़ते और कितना ब्याज चढ़ जाता जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी लग जाती उसको उतारने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये केवल देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जिसमें किसानों के खाते में सीधे सीधे पैसा जमा होता है और 11 करोड़ से ऊपर किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जमा कराए। और इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बहनों भाइयों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस उदयपुर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक ऐसी सरकार काबिज है। कन्हैया लाल जी की बरसी हो गई, 1 बरस हो गया और आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कन्हैया लाल जी की गर्दन कटी थी। वो कन्हैया लाल जी की गर्दन नहीं कटी थी, वो व्यवस्था की गर्दन कटी थी, कानून व्यवस्था की गर्दन कटी थी। आतंकवादियों के हौसलों पर वो चुनौती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान का सभ्य समाज इस संकेत को ठीक से समझ गया होगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, एक सरकार मोदी जी की है जो लोक कल्याण का काम करती है, एक अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार है जो पीएफआई को आतंकवादियों को बना देती है, संरक्षण देती है। ये वही सरकार है जो हिंदू नववर्ष पर रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती है और हिजाब के मामले में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन देती है। और इसलिए राजस्थान के जितने किसान हैं, या आदिवासी किसान बड़ी संख्या में, मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, 2018 में इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे और 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। आज 1500 से ज्यादा दिन हो गए, राजस्थान के 9,422 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, उसमें आदिवासी बहन भाई भी हैं जिनकी जमीनें नीलाम हो गई। एक आदिवासी का बच्चा कोचिंग लेकर जब पढ़कर रोजगार के लिए जाता है और परीक्षा देने के लिए जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। उस पेपर लीक ने माँ बाप के सपने भी तोड़े, नौजवान के सपने भी तोड़े। राजस्थान के अपराध की कथा कहूं तो बहुत कम होगा। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे आज तक किसी सरकार के राजकाल में दर्ज नहीं हुए। दलितों, वंचितों पर, शोषितों पर जो अत्याचार हुए वो भारत का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको पुख्ता करता है कि 6,000 इस तरीके की घटनाएं होती हैं। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। ये अशोक गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था की बात की है। और जो आदिवासी बहन भाई इन कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से पीड़ित था, आज अशोक गहलोत की सरपरस्ती में उसी तरीके से आज भी उसका शोषण होता है। राजस्थान के लोग 78% लोग कहते हैं कि हमें काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्या अशोक गहलोत जैसी कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप सत्ता से बेदखल करना चाहोगे? क्या अशोक गहलोत सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या किसान विरोधी सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या नौजवान विरोधी सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या महिला विरोधी सरकार को बर्दाश्त करोगे? क्या जनजाति विरोधी सरकार को बर्दाश्त करोगे? तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इसी संकल्प के साथ
2023 में कांग्रेस का खात्मा, भाजपा का आगमन और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हो, ताकि देश को और ज्यादा आगे ले जाने में कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।